Hello everyone, myself Devender. Welcome to my channel. Our topic for today's lecture is the regulation of cell cycle. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जब सेल अपने सेल साइकिल में चल रही होती है तो उस टाइम सेल अपनी एक स्टेज को पार करके दूसरी स्टेज में जब एंट्री करती है तो उसको बहुत सारे चेक पॉइंट से होके गुजरना पड़ता है। जैसे आपने कई जगह रोड पे कई जगह जो है पुलिस के बैरिकेड्स लगे होते हैं, वो चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी तरह सेल साइकिल में कई सारी स्टेजेस के ऊपर इस तरह से चेक पॉइंट लगे होते हैं और उन चेक पॉइंट्स में क्या होता है कि उन चेक पॉइंट्स में वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं। क्या डिटेक्ट करती हैं कि कोई जेनेटिक डैमेज तो नहीं है। डिटेक्ट करने के बाद उसको रिपेयर करती हैं और रिपेयर करने के साथ साथ वो प्रिवेंट करती हैं कि भाई जो सेल डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ना हो, एक कंट्रोल्ड मैनर में वो डिवीज़न हो, ठीक है। तो सेल साइकिल के अंदर जो चेक पॉइंट्स होते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी सेल जो है ना माइटोटिक फेज के अंदर तभी एंट्री कर सकती है जब उसका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया हो, डीएनए डैमेज जो भी था या नहीं था, है ना, चेक कर लिया। अगर डीएनए डैमेज है तो उसको रिपेयर कर दिया। इसके अलावा सेल जो है एनाफेज के अंदर एंट्री जब तक नहीं कर सकती जब तक कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अलाइंड नहीं हो गए हों, यानी कि सभी क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो चुके हों। ये इंश्योर होने के बाद ही वो सेल जो है मेटाफेज से एनाफेज के अंदर जाती है, ठीक है। तो इन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए सेल के पास कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं और उन चेक पॉइंट्स के अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो ब्रेक उनके अंदर देखने को मिलेगा और जो ब्रेक्स होंगे चेक पॉइंट्स पे, वो ब्रेक क्या करेंगे कि सेल साइकिल को चेक पॉइंट्स पे रोक लेंगे, ठीक है। रोकने के बाद उसको जो है डिटेक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, अगर कुछ कमी है उसको रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर करने के बाद एक सिग्नल डेवलप होगा जिसको बोलते हैं फीडबैक सिग्नल, और वो फीडबैक सिग्नल उस पर्टिकुलर सेल को ट्रिगर करेगा कि नेक्स्ट इवेंट के अंदर उसको भेज दे, ठीक है ना। तो जब ब्रेक्स लगने के बाद जितनी भी प्रोसेस होनी है, चेक करना है, रिपेयर करना है, जो भी मटेरियल उसके अंदर सिंथेसाइज हुआ है वो सभी ठीक मैनर में हुआ है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद वो फीडबैक सिग्नल काम करेगा और उस सेल को अगले स्टेज में जाने देगा। तो जो सेल साइकिल के अंदर जो चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 चेक पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला चेक पॉइंट आपको जीवन जो स्टेज होती है ग्रोथ 1 स्टेज, उस ग्रोथ 1 स्टेज के जो कंप्लीशन वाला टाइम होगा, है ना। तो यहाँ पे इस स्टेज पे जहाँ पे जीवन कंप्लीट होने वाली है, एक तो चेक पॉइंट आपको जीवन का चेक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा चेक पॉइंट आपको जो G2 स्टेज का जो कंप्लीशन टाइम है, एक चेक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको G2 चेक पॉइंट बोलते हैं। और एक चेक पॉइंट आपको माइटोटिक फेज के अंदर, है ना, जब सेल की एंट्री एनाफेज के अंदर होनी है उससे पहले एक चेक पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 3 चेक पॉइंट्स काम करते हैं ड्यूरिंग द सेल साइकिल। फर्स्ट आपने देखा G1 के पास G1 का चेक पॉइंट, सेकंड आपको देखने को मिलेगा G2 चेक पॉइंट, और थर्ड आपको दिखेंगे माइटोटिक चेक पॉइंट, ठीक है, जिसको M चेक पॉइंट बोलते हैं। तो सभी सेल्स के अंदर, है ना, जितनी भी सेल साइकिल के अंदर एंट्री करते हैं उन सब के पास ये सारे के सारे क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। अब इन चेक पॉइंट्स के अंदर होता क्या है, इन चेक पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं सेल के अंदर सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, उसके बाद सेल को अगले स्टेज के अंदर जो है भेजना, ठीक है। तो ये जो 2 तरह के जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसको CDK बोला जाता है, बिकॉज दीज प्रोटीन्स आर डिपेंडेंट ऑन द अनदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज साइक्लिन्स। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं
साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एंड साइक्लिन्स दोनों मिलके एक, जैसे इस तरह से मैं अगर वो बना दूं, दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बनेगा दो सब यूनिट से। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे दो सब यूनिट हैं। एक सब यूनिट है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट, वो रेगुलेटरी सब यूनिट है साइक्लिन, है ना, ये ग्रीन कलर का जो साइक्लिन है, दिस विल बी कॉल्ड एज द रेगुलेटरी सब यूनिट, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी सब यूनिट या साइक्लिन्स होते हैं वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को रेगुलेट करते हैं, उनको इनएक्टिवेट या एक्टिवेट करते हैं। तो इनको रेगुलेट करते हैं, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की एक सब यूनिट है साइक्लिन, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट। अब जो दूसरी सब यूनिट है जिसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ये दो कैटेगरी ऑफ प्रोटीन है। तो ये जो CDK है, दीज आर द कैटालिटिक सब यूनिट। कैटालिटिक सब यूनिट का मतलब है कि ये किसी दूसरे प्रोटीन, अपने टारगेट प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन के द्वारा उनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। जब ये दोनों यूनिट साइक्लिन्स और CDKs दोनों मिल जाते हैं तो ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हेटेरोडाइमर बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपने टारगेट प्रोटीन्स के पास जाएगा और टारगेट प्रोटीन्स के पास जाने के बाद उसका फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन करेगा और उन टारगेट प्रोटीन्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वो जो सेल है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर माइग्रेट करती है। अब जो CDK और जो साइक्लिन का जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को सेल साइकिल इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि वही कॉम्प्लेक्स सेल को जो है नेक्स्ट फेज के अंदर वो लेके जाता है। अब जो साइक्लिन्स और जो CDKs हैं टोटल, उसमें देखेंगे कि आपको टोटल 3 टाइप्स के साइक्लिन्स देखने को मिलेंगे, 3 तरह के साइक्लिन्स। ठीक है, और जो CDKs हैं वो टोटल 9 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो यीस्ट सेल है ना, यूकैरियोटिक जो यीस्ट है, उसके अंदर आपको केवल एक ही CDK मॉलिक्यूल मिलेगा जो पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करता है। लेकिन ममेलियन जो सेल्स होती हैं उसमें 5 टाइप्स के CDK मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, है ना। तो टोटल 3 टाइप्स के साइक्लिन्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं और 9 टाइप के CDKs जो है वो डिस्कवर हुए हैं सभी तरह की सेल्स के अंदर। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम में आप देखेंगे कि कैसे जो है साइक्लिन और CDK रेगुलेट करते हैं। ये जो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया हुआ है ना, ये है CDK। जब तक इसके साथ साइक्लिन मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं करेंगे, है ना, तो ये CDK इनएक्टिव रहेगा। अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो इसके जो टारगेट प्रोटीन हैं जिनको ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है, उन टारगेट प्रोटीन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो टारगेट प्रोटीन इनएक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, और जब तक ये टारगेट प्रोटीन इनएक्टिव रहेंगे तो अगली स्टेज के जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि मान लो ये सपोज ये G1 फेज का साइक्लिन है, तो G1 फेज का CDK और G1 फेज के साइक्लिन जब इकट्ठे होंगे तभी उनके टारगेट प्रोटीन को वो एक्टिवेट करेंगे। ये टारगेट प्रोटीन्स क्या करेंगे कि जो S फेज के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, तभी वो सेल जो है वो अगली स्टेज के अंदर जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके साथ में साइक्लिन तो अटैच नहीं हुआ है, साइक्लिन अटैच नहीं हुआ तो CDK यहाँ पे इनएक्टिव रहेगा, उसके टारगेट प्रोटीन भी इनएक्टिव रहेंगे और वो S फेज के लिए जो फैक्टर्स थे वो अभी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट वाले में देखो कि इसके अंदर जब CDK के साथ में साइक्लिन इसके साथ में अटैच हो जाता है तो इसके तीनों टारगेट प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट कर देता है ड्यू टू द फॉस्फोराइलेशन, है ना। इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है तीनों के ऊपर, तो इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। जब तीनों का फॉस्फोराइलेशन अगर हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे,
एस फेज को शुरुआत कैसे करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिनको डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की सिंथेसाइज हो जाएगी और वो एंजाइम्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटेड हो जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज के अंदर होता है, एस स्टेज के अंदर होता है। तो इस तरह से सीडीके एंड साइक्लिन क्या करते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। एक और भी चीज़ होती है कि जब सेल जो है, मान लो ये G1 स्टेज है ना, अब वो ट्रांसफ़र होके चली गई एस स्टेज के अंदर। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि जब वो G1 से ट्रांसफॉर्म होके S2 में जाती है, तो G1 स्टेज के अंदर जो साइक्लिन और जो सीडीके मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स था, उस मॉलिक्यूल को डिग्रेड किया जाता है। क्योंकि जब तक इसको डिग्रेड नहीं करेंगे, है ना, इस मॉलिक्यूल को डिग्रेड नहीं करेंगे तो वो इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो वहाँ पे एक प्रोटियोसोम होता है ना, प्रोटियोसोम मतलब जो इनको डिग्रेड करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है प्रोटियोसोम, दैट प्रोटियोसोम एंजाइम विल डाइजेस्ट द G1 साइक्लिन एंड सीडीके, ठीक है, ऑफ द G1 स्टेज। उनको जो है डिग्रेड करेगा, तब ये आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट स्टेज के अंदर वो साइकिल जाएगी। अब क्या होता है, ये मैंने बता दिया है, साइक्लिन जो है एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को, है ना। अब G1 से एस फेज के अंदर जो जाएंगे, दैट साइक्लिन एंड सीडीके आर रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं, G1 साइक्लिन प्लस CDK2 काइनेज, ठीक है ना। चलो मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि कैसे मैकेनिज्म जो है वो काम करती है। जब सेल, कोई भी सेल, है ना, बाहर से एक प्रोमाइटोटिक सिग्नल इसको मिलता है सेल डिवीज़न इनिशिएट करने के लिए। जब इसको प्रोमाइटोटिक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इसको मिल जाएगा, है ना, तो इस सेल के अंदर G1 का साइक्लिन, ठीक है, और उसका CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा। G1 साइक्लिन, यहाँ पे G1 स्टेज के साइक्लिन, और वो साइक्लिन कौन से होंगे, साइक्लिन D1, D2 और D3। ये 3 साइक्लिन है जो G1 स्टेज के अंदर एक्टिव होते हैं, साइक्लिन D1, साइक्लिन D2 एंड साइक्लिन D3। इन साइक्लिन्स के साथ जो CDK होते हैं वो होते हैं CDK4 एंड CDK6। ये 2 तरह के CDK जो हैं वो G1 फेज के अंदर काम करते हैं। तो जैसे ही उस सेल को बाहर से एक माइटोटिक सिग्नल मिलता है, तो G1 साइक्लिन, है ना, G1 साइक्लिन और G1 के अंदर जो CDK होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा, तो इस टाइम पे जो सेल है वो G1 स्टेज के अंदर है। G1 स्टेज के अंदर जो काम चल रहे होते हैं साइकिल के अंदर, वो जैसे बहुत सारी चीज़ों का जो है प्रोटीन्स का, इन सब का सिंथेसिस होता है, वो चल रहा होता है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हुआ, है ना, तो क्या करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स प्रमोट करेगा एस फेज को। एस फेज को कैसे प्रमोट करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जो है वो एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देगा। क्या एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विच promote the expression of S cyclins and enzyme required for the DNA replication। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, these ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर will synthesize the S phase cyclins and enzymes for the DNA replication। तो ये बनाना स्टार्ट कर देंगे इसी G1 फेज के अंदर, ठीक है। अब ये जो G1 का साइक्लिन है ना, यही कॉम्प्लेक्स अब ये प्रमोट करेगा जो एस फेज के लिए जो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सेल के पास, यानी कि कुछ ऐसे इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स, है ना, कुछ ऐसे इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स जो सेल के पास प्रेजेंट है, वो सेल को G1 स्टेज से
एस स्टेज के अंदर जाने से उसको रोकते हैं। तो उन इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स को भी का भी डिग्रेडेशन किसके द्वारा किया जाता है, ये इनिशिएट करते हैं बाय प्रोटियोसोम। तो यानी कि ये प्रोटियोसोम को बुलाएंगे, दैट प्रोटियोसोम एंजाइम विल डिग्रेड द इनहिबिटर्स ऑफ द एस फेज। ठीक है, अब क्या है कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स जो उसने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, तो ये जो G1 साइक्लिन और जो CDK कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है ना, तो ये क्या काम करता है, ये एक G1 चेक पॉइंट का काम करता है। G1 चेक पॉइंट आप आगे एक बार देखेंगे तो देखो यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है कि ये जो साइक्लिन D है ना, इसमें आप G1 फेज के अंदर देखो कि एक तो साइक्लिन D एंड CDK4 काम करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, साइक्लिन D एंड CDK4 कॉम्प्लेक्स इज एक्टिंग हेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ G1 फेज। ठीक है, तो G1 फेज के अंदर ये ग्रोथ एक्टिविटी कंट्रोल करता है साइक्लिन D एंड CDK4। लेकिन जो यहाँ पे जो चेक पॉइंट है कि भाई सेल को चेक करेगा एस फेज में जाने से पहले, वो चेक पॉइंट बनता है साइक्लिन D एंड CDK6 मॉलिक्यूल से। तो साइक्लिन D और CDK6 मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड हेयर एज द G1 चेक पॉइंट, क्योंकि यही जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे हर चीज़ चेक करेगा कि भाई इसके अंदर G1 फेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है सेल के पास, वो जेनेटिक मटेरियल पूरा ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो जो G1 फेज का जो चेक पॉइंट है उसको बोलेंगे साइक्लिन D एंड CDK6। तो ये G1 फेज का चेक पॉइंट की तरह काम यहाँ पे कर रहा है। अब क्या हुआ कि जो सेल है वो एस फेज के अंदर पहुंच गई है ना, एस फेज के अंदर इसकी एंट्री हो गई है, क्योंकि एस फेज के लिए जो DNA जो पॉलीमरेज एंजाइम थे वो एक्टिव हो गए हैं, है ना। तो एस फेज के अंदर कौन से साइक्लिन और CDK एक्टिवेट होंगे, साइक्लिन A एंड CDK2। साइक्लिन A एंड CDK2 का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया था। कहाँ पे हुआ था, G1 फेज में हुआ था, लेकिन वो एक्टिव कब होगा, एस फेज शुरू होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल फॉस्फोराइलेट्स द प्रोटीन्स, है ना, that activate the pre-replication complex assembled during G1 phase on DNA replication origins। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसे प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो बनाया था, है ना, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा DNA के ऊपर, उसको जो है एक्टिवेट कर देता है। यानी कि DNA रेप्लिकेशन यहाँ पे अब एक्टिवेट हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिन A एंड CDK2 कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेगा कि इसकी वजह से एस फेज जो है वो इनिशिएट हो चुका है। अब जब एस फेज के अंदर पूरा का पूरा क्या हो गया, DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर साइक्लिन E एंड CDK2, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो साइकिल को एस फेज से G2 फेज के अंदर लेके जाएगा। जैसे ही DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, DNA रेप्लिकेशन होने के बाद DNA को चेक किया कि भाई रेप्लिकेशन ठीक से हुआ है, कोई एरर तो नहीं आई है, कोई अगर एरर आई है तो उस एरर को चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी G2 जो चेक पॉइंट आएगा, है ना, G2 चेक पॉइंट, उस G2 चेक पॉइंट के अंदर वो जो है चेक होगा कि जो है DNA का अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज है तो वहाँ पे वो ठीक किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखो एस फेज के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करता है, साइक्लिन A एंड CDK2 कॉम्प्लेक्स, ये जो है पूरा DNA रेप्लिकेशन को संभालता है। जब DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, अब इसी से एस फेज के अंदर जब DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ तो एस फेज के अंदर एक और जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलते हैं M साइक्लिन एंड CDK1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो सेल जो है अब G2 फेज के अंदर जा चुकी है ना। तो बेसिकली क्या है कि एस फेज के पास कोई चेक पॉइंट नहीं है कि जो रोक सके सेल साइकिल, जो उसको एस फेज की सेल को
G2 में जाने से। जैसे ही रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरे जो है DNA का, सेल माइग्रेट कर जाएगी G2 फेज के अंदर। ठीक है, अब G2 फेज और S फेज के अंदर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है जिसको बोलते हैं M साइक्लिन एंड CDK1 कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स S फेज और G2 फेज के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये माइटोसिस का इनिशिएशन को स्टिमुलेट करता है ना। लेकिन माइटोसिस का स्टिमुलेट होने से पहले एक वो आता है G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट, वो G2 चेक पॉइंट क्या करता है, यहाँ पे चेक करता है G2 चेक पॉइंट बिफोर द एंट्री ऑफ सेल इनटू माइटोटिक फेज। वो G2 चेक पॉइंट के अंदर कौन से साइक्लिन होंगे, साइक्लिन E एंड CDK2, इन दोनों से मिलकर बनता है G2 चेक पॉइंट। ठीक है, G2 चेक पॉइंट, और ये G2 चेक पॉइंट क्या करेगा, चेक करेगा और उसके बाद जो है वो उसको जाने देता है। यहाँ पे एक होता है साइक्लिन A एंड CDK1 भी होता है, साइक्लिन A एंड CDK1। ठीक है, अभी साइक्लिन और CDK कौन से स्टेज के अंदर कौन सा साइक्लिन कौन सा CDK प्रेजेंट होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। सिर्फ ये चीज़ें याद रखना कि जो G2 फेज के पास एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है जो चेक करता है, चेक होने के बाद है ना, उसी G2 स्टेज के अंदर M साइक्लिन और CDK1 जो इनएक्टिव फॉर्म में थे वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। तो M फेज के अंदर दो साइक्लिन होंगे, साइक्लिन A एंड साइक्लिन B, और CDK1 होगा। ठीक है, साइक्लिन A एंड साइक्लिन B होगा और CDK1 होगा। ये जो हैं दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ माइटोटिक फेज। ठीक है, अब माइटोटिक फेज के अंदर जब पहुंच जाएगा तो माइटोटिक फेज में जब सेल मेटाफेज से जब एनाफेज की तरफ जाएगी, है ना, मेटाफेज से जब एनाफेज की तरफ वो सेल जाएगी तो वहाँ पे भी एक और चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको माइटोटिक चेक पॉइंट हम बोलते हैं। वो माइटोटिक चेक पॉइंट पे कौन सा साइक्लिन होगा, साइक्लिन B होगा एंड CDK1 होगा। ये चेक करेगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलाइंड हो गए हैं स्पिंडल फाइबर्स पे या नहीं हुए हैं। अगर वो सारे के सारे अलाइंड हो गए हैं तो यही कॉम्प्लेक्स उसको प्रमोट करेगा टुवर्ड्स द एनाफेज स्टेज। तो एनाफेज स्टेज के अंदर मतलब वो सेल चली जाएगी और उसका जो है सेल डिवीजन की तरफ में बढ़ जाएगी। इससे पहले आप एक चीज़ और देखें कि एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, APC, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इसको यूबिक्विटिन लाइगेज भी बोलते हैं। ये क्या प्रमोट करता है ना, ये जैसे ही सेल एनाफेज स्टेज के अंदर पहुंच गई तो उसके अंदर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा कि जो काइनेटोकोर वाले जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा। तो काइनेटोकोर्स का डिग्रेडेशन डाउन कौन करता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको यूबिक्विटिन लाइगेज भी बोलते हैं। ठीक है, लाइगेज बोलते हैं। ये क्या करेगा, काइनेटोकोर प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा जिसकी वजह से जो क्रोमेटिड्स थे वो क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे और दोनों क्रोमेटिड्स का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। यही APC जो M फेज के अंदर जो साइक्लिन्स काम कर रहे थे, साइक्लिन्स और CDK कॉम्प्लेक्स काम कर रहा था, उनका भी डिग्रेडेशन डाउन करता, तभी वो आगे एनाफेज की तरफ में वो सेल बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लिन और CDK एक दूसरे के साथ में मिलके क्या है, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन से साइक्लिन्स प्रेजेंट हैं, है ना। एक और टेबल आएगी, उस टेबल में आप देखेंगे कि सारे साइक्लिन्स और CDK लिखे हुए हैं। तो वो टेबल भी अभी आएगी, मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ इस डायग्राम में देखें कि जो G1 फेज है ना, सेल के G1 फेज के अंदर मैंने 3 तरह के साइक्लिन बताए थे, साइक्लिन D1, D2 एंड D3, और 2 CDK होते हैं, CDK4 एंड CDK6, जो G1 फेज के अंदर काम करते हैं। ये यहाँ पे G1 का चेक पॉइंट यहाँ पे बनाता है। S फेज के अंदर जो साइक्लिन और CDK होते हैं वो है साइक्लिन A एंड CDK2। G2 फेज के अंदर जो साइक्लिन होता है वो साइक्लिन A एंड CDK1। ठीक है, इसके बाद जो M फेज होता है उस M फेज के अंदर होता है साइक्लिन B एंड CDK
1। एक्चुअल में ये यहाँ पे चेक पॉइंट का काम करता है मेटाफेज 1 के अंदर। यहाँ पे G2 फेज के अंदर एक चेक पॉइंट है जो ये चेक करता है, ठीक है। तो दीज आर द साइक्लिन्स एंड CDKs विच आर एक्टिंग ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेज ऑफ द सेल साइकिल्स। तो ये देखो, ये रे CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, CDK4 एंड CDK6 है ना। इसमें साइक्लिन आपको पता है D1, D2 एंड D3 होते हैं। ये सारे के सारे कंट्रोल करते हैं G1 फेज को। CDK2 एंड साइक्लिन E एंड साइक्लिन A ये कंट्रोल करते हैं G1 से S फेज का ट्रांजिशन एंड S फेज, ठीक है। CDK2 और साइक्लिन E, CDK2 एंड साइक्लिन E जो है ये चेक पॉइंट बनाता है जो G1 से S फेज का ट्रांजिशन करवाता है, यानी G1 से S फेज में उसको सेल साइकिल को भेजता है। CDK2 एंड साइक्लिन A जो है वो S फेज को रेगुलेट करता है। CDK1 एंड साइक्लिन A G2 से जो M फेज के अंदर जो ट्रांजिशन है, तो जो G2 का चेक पॉइंट बनाता है वो ये वाला CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद सेल जो है वो M फेज के अंदर चली जाती है। M फेज के अंदर कौन सा CDK एंड साइक्लिन जो है एक्टिवेट होता है? CDK1 एंड साइक्लिन B, जो पूरी माइटोसिस को जो है अब खत्म करता है, ठीक है ना। तो ऑल दीज वर द साइक्लिन्स एंड CDK मॉलिक्यूल्स which are forming the complex, and this heterodimer complex is regulating the complete cell cycle. अब साइक्लिन्स और CDK जो बताए मैंने, है ना, इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो CDK को एक्टिवेट और इनएक्टिवेट कर सकते हैं। CDKs को एक्टिवेट एंड इनएक्टिवेट साइक्लिन्स तो करते ही करते हैं, बिकॉज दीज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द साइक्लिन प्रोटीन्स। तो साइक्लिन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द CDK मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसके अलावा, साइक्लिन के अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो CDKs को एक्टिवेट करते हैं। उनको बोलते हैं CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, CAK। CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जो CDKs को एक्टिवेट करते हैं, है ना। दूसरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो CDK मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट करते हैं, उनको बोलते हैं साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ठीक है, CKI, ठीक है। तो ये दो तरह के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट होते हैं जो CDK को एक्टिवेट और इनएक्टिवेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, है ना। जैसे CAK मॉलिक्यूल है, तो ये CAK मॉलिक्यूल का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ CDK7 साइक्लिक H कॉम्प्लेक्स। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर देखो कि CDK और जब ये दोनों साइक्लिन्स बन जाएंगे, है ना, ये दोनों बन के एक्टिव तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होती है कि ये कॉम्प्लेक्स भी अपने आप को एक्टिव जब तक नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ पे एक CDK एक्टिवेटिंग काइनेज आएगा। और वो CDK एक्टिवेटिंग काइनेज क्या है कि इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, है ना, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को। और पर्टिकुलरली CDKs को कैसे एक्टिवेट करेगा? ये फॉस्फोराइलेट करेगा, है ना। कौन से अमाइनो एसिड को? थ्रियोनाइन अमाइनो एसिड 161 पोजीशन ऑफ थ्रियोनाइन अमाइनो एसिड को फॉस्फोराइलेट करेगा। तो ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट जब ये हो जाएगा तो जो है अपना जो फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है, फर्दर रेगुलेटर्स को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे एक्टिवेट ये कर सकता है। लेकिन इसके साथ में मैंने बताया कि कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स, कुछ इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। तो इसको इनएक्टिवेट कब कर सकते हैं कि अगर CDK मॉलिक्यूल्स के ऊपर 15 पोजीशन का टायरोसिन या 14 पोजीशन का थ्रियोनाइन, दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर CDK मॉलिक्यूल्स की 15th पोजीशन और 14th पोजीशन, चलो अमाइनो एसिड को छोड़ दो, अगर इन दोनों अमाइनो एसिड्स को अगर कोई फॉस्फोराइलेट कर दे
तो वो फिर से इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हो जाते हैं। उसको इनएक्टिवेट कौन करता है, ये एग्जांपल दिखा हुआ है WEE1, तो ये इसका इनहिबिटर मॉलिक्यूल है ना, इसको इनहिबिट कर देगा। देखो दो जगह से फॉस्फोराइलेट यहाँ पे कर दिया है, 14 पोजीशन या 15 पोजीशन, ठीक है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप तो यहाँ पे 161 पोजीशन के ऊपर ऐड किया था फॉर द एक्टिवेशन ऑफ CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे आप इसमें देखेंगे कि एक जगह से और फॉस्फोराइलेट हो गया 15 पोजीशन या 14 पोजीशन में, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है CDC25 फॉस्फेटेज। ये फॉस्फेटेज क्या करेगा, है ना, फॉस्फेटेज का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। ये CDC25 फॉस्फेटेज एक एक्टिवेटर कैटेगरी की मॉलिक्यूल में आता है, ये इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा यहाँ से। जैसे ही ये CDC25 जो है इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा तो वो अगेन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा तो अपना काम कर देगा। तो दो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। जो इनहिबिटरी प्रोटीन होता है ना, जो इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है, वो इनहिबिटरी प्रोटीन्स दो फैमिली होती हैं। एक को बोलते हैं INK फैमिली, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं P15, P16, P18 एंड P19। दूसरी फैमिली होती है CIP या KIP फैमिली, इसके अंदर होते हैं P21, P27, P57। तो ये जितने भी P15, 16, 18, 19, 21, 27, 57, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर इनहिबिटिंग द साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को ये इनहिबिट कर देते हैं। अब इसमें से जो P51 इनहिबिटरी प्रोटीन है वो किसके कंट्रोल में होता है, P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट होती है ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर आई थिंक 13 क्रोमोसोम नंबर के अंदर ये P53 जीन प्रेजेंट होती है ना। ये P53 जीन जब इसको, ये एक्चुअल में जो P53 जीन है ना, ये पूरे सेल साइकिल को एकदम से रेगुलेट करती है और इसको गार्जियन ऑफ द जीनोम बोलते हैं, क्योंकि हमारे जीनोम के ऊपर ये क्लोज वॉच करके रखती है। अगर हमारे जीनोम के अंदर कहीं पे भी कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है तो वो डिफेक्ट जो है इस P53 जीन को एक्टिवेट कर देता है। ये P53 जीन एक्टिवेट हो जाएगी तो ये जो है P21 को जो है इनिशिएट कर देगी एक्सप्रेशन। तो दिस P53 जीन विल इनिशिएट द एक्सप्रेशन ऑफ P21 प्रोटीन, और ये P21 प्रोटीन क्या कर सकता है, किसी भी साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स को ये क्या कर सकता है, इनएक्टिवेट कर सकता है। क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा या उसको इनएक्टिवेट कर देगा। जब किसी सेल के अंदर CDK मॉलिक्यूल और साइक्लिन का जो कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट हो जाएगा, है ना, तो इनएक्टिवेट हो जाएगा और एक काम और कर सकती है कि जो DNA का जो सिंथेसिस है, जिसको DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं, उस DNA रेप्लिकेशन को भी ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो जब सेल के अंदर DNA रेप्लिकेशन ब्लॉक हो गया, CDK और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाएगा, तो सेल की ग्रोथ जो है, सेल की जो सेल डिवीजन होनी थी वो अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। और तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उसके अंदर जो DNA के अंदर जो डैमेज है वो डैमेज रिपेयर जब तक नहीं हो जाता, तब तक वो सेल की ग्रोथ जो है वो रुकी रहेगी, सेल डिवीजन रुका रहेगा, और जब ठीक हो जाएगा तो वो सेल जो है आगे की तरफ बढ़ती है। तो दीज टू कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो रेगुलेट द CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो P53 का रोल यहाँ पे दिखाया गया है। P53 को क्या बोलते हैं, वॉचमैन एंड गार्जियन ऑफ द जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकता है कि ऑन्कोजीन एक्टिवेशन का मतलब है कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन है, ट्यूमर सप्रेशन जीन है। जब DNA के अंदर कुछ चेंज होता है तो क्या करता है, ये अपना एक्टिवेट हो जाती है। ये एक्टिवेट होने के बाद ये चेक करती है कि क्या DNA रिपेयरेबल है या नहीं है। अगर DNA रिपेयरेबल नहीं है तो वो सेल को पुश करती है टुवार्ड्स अपोप्टोसिस, जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं। सेल की जो है वो लाइसिस हो जाती है, सेल डिग्रेड डाउन हो जाती है, सेल का मटेरियल यूज किया जाता है। लेकिन अगर वो डैमेज रिपेयरेबल है, रिपेयर हो सकता है, तो दिस P53 जीन विल एक्टिवेट द P21 प्रोटीन। P21 प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा तो देखो यहाँ पे P21 प्रोटीन्स किस किस को, सभी तरह के साइक्लिन और CDK को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर देता है, सबको ब्लॉक कर देता है। DNA रेप्लिकेशन को भी ब्लॉक कर देता है। सेल की जो है जो
सेल डिवीजन होना था वो सेल की ग्रोथ और डिवीजन यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, रिपेयर होगा। रिपेयर होने के बाद ही वो जो है सिग्नल जाएगा p53 के बाद। सिग्नल जाने के बाद p21 प्रोटीन को डिग्रेड डाउन किया जाएगा। डिग्रेड डाउन होगा तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो सेल के अंदर फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी सेल साइकिल जो हो एक बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर के अंदर रेगुलेट की जाती है। देखो इसके अंदर स्टेप्स आप देखेंगे। पहला स्टेप क्या है कि DNA का डैमेज हुआ। जैसे ये DNA का डैमेज होगा ये सिग्नल भेजेंगे p53 प्रोटीन के पास। p53 प्रोटीन क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। p53 प्रोटीन पहले इनएक्टिवेट था, इसको एक्टिवेट करता है MDM2। एक और प्रोटीन होता है MDM2। दिस MDM जो प्रोटीन है MDM2 प्रोटीन, दिस प्रोटीन विल एक्टिवेट द p53 प्रोटीन। अब p53 प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक्टिवेटेड p53 प्रोटीन विल बाइंड टू द DNA एज p21 जीन इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो p21 जो प्रोटीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक तरह से p21 का mRNA बनेगा, फिर p21 प्रोटीन बन जाएगा। जैसे ही p21 प्रोटीन बना उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस p21 mRNA ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन बनने के बाद क्या होगा कि p21 प्रोटीन कहाँ पे बाइंड करेगा, बाइंड्स एंड इनएक्टिवेट द साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, सेल साइकिल पॉज हो जाएगी और DNA रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। जैसे DNA रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी p21 प्रोटीन को डिग्रेड डाउन करवा दिया जाएगा। जैसे ही डिग्रेड हो जाएगा तो सेल जो है अपने आप फिर से सेल साइकिल के अंदर चलने लग जाएगी। तो इस तरह से जो है सेल साइकिल रेगुलेट होती है। तो सेल साइकिल रेगुलेशन में इतना ही था। वीडियो को पूरा देखा करो, देखने के बाद उसको जो है मैक्सिमम शेयर भी किया करो सबके साथ में, ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुँचे और सब इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।